चलिए आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा, जैसे कि जो गॉड है हिंदुइज्म, ठीक है, तो हम सिर्फ उसी की जो बातें हैं, जो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसी को क्यों सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोसाइटी को क्यों देखें? क्या जो अदर रिलीजन है, क्या उनका बेस सही नहीं हो सकता? मतलब इस पर हम एक पॉसिबिलिटी हिंदुइज्म का गॉड है ये कहीं ना कहीं फ्लो रखता हो अपने आप में, या फिर इसकी जो एथिक्स है, मोरालिटी है जो सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं नॉट प्रॉब्लमेटिक, बट जो गॉड अदर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, क्या उनके सही होने के चांसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको क्यों ना मानूं? मतलब कि मैं मतलब हिंदुइज्म ही सही क्यों? सवाल को मैं आसान कर दूं। सवाल ये है कि हिंदुइज्म ही क्यों फॉलो करूं, मैं क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म या इस्लाम या जुडाइज़्म इनको क्यों ना फॉलो कर लूं, इनमें क्या खराबी है? इनको मतलब आप नास्तिक हो जाए ना, वो भी चल जाएगा ना, प्रॉब्लम थोड़ी। पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू सनातन आइडियोलॉजी कंपल्शन नहीं है फेथ रखना, ये मैं आपको बता दूं। आपके फेथ पे, शुभम भाई अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना, आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस पर तो मेरे ख्याल से कोई पकड़ धकड़ नहीं। हम जो सनातन धर्म है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि आप ईश्वर को आपने माना या नहीं माना, इसके आधार पे नहीं है। कर्ण ने कहीं भी नहीं माना था कि ये भगवान कृष्ण भगवान है, ओरली तो नहीं माना, बावजूद इसके वो स्वर्ग गया था, बताते हैं ऐसी कथा भी। कर्ण स्वर्ग गया और वहां पर फिर वो 16 श्राद्ध वाली कथा है वो पूरी, ठीक है। यहां तक कि अब जो ये लोग बोलते हैं कि मतलब जो ईश्वर को नहीं मानेगा या ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता वो पापी है या विधर्मी है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ईश्वर को मानने का तो कहीं भी कंपल्शन नहीं है। अब जिन रिलीजन की आप बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म या जैनिज्म, ये दो को अगर छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों तो हैं ही नास्तिकवाद पर ना, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। आपको ये पता होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं रखते, आत्मा की सत्ता पे विश्वास रखते हैं। लेकिन बाकी जो दीगर रिलीजन, जो मतलब बहुत बड़े रिलीजन हैं, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है या आपका जुडाइज्म है, ये रिलीजन ऐसे हैं कि ये शुरू ही करते हैं कहाँ से? फेथ से। यानी आप लाखों नेक अच्छे काम कर लो, लेकिन यदि आप ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं रखते, उसके भेजे हुए देवदूतों पे विश्वास नहीं रखते, तो आपके काम कितने अच्छे क्यों ना हो, आप नरकगामी हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें तो हम तो नास्तिक को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं इसका हवाला कई बार दे चुका हूँ, चारवाक को ऋषि कहा जाता है ना। तो इतनी ओपन, मतलब इतनी ओपन, मैं इतना बल दे रहा हूँ इसमें, इतनी ओपन सोसाइटी में अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे तो वो दंगे का, झगड़े का बायस होंगे। नहीं समझे आप? अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं जहां पर इतना विषमांगी समाज है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है हमारी, पता नहीं कितने आइडियोलॉजी के लोग, कितने रंग के लोग, कितने फेथ के लोग, कितने अलग अलग विश्वास के लोग यहाँ रहते हैं। अगर हर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण सत्य और दूसरे को असत्य मान करके चलेगा तो रोज़ आप कॉलर छुड़वाते रहेंगे, लोगों की लड़ाई झगड़े रोकते रहेंगे। चूँकि मेजॉरिटी में हम हैं, हमारा ये बिलीव ही नहीं है। आज आप हिंदुओं को देखें, हम मज़ारों के आगे वो आराम से यूं करके निकल जाते हैं, हॉर्न मार के चले जाते हैं। उन्हें गुरुद्वारा दिखता है, वो वहाँ हॉर्न मार देते हैं। वहाँ पर कई तो गुरुद्वारे में जाते हैं बाकायदा हिंदू, कई चर्च चले जाते हैं। हिंदुओं में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। हिंदू असल में कोई मज़हब नहीं है ना, हिंदू तो जीवन पद्धति है, जीवन जीने की एक पद्धति है हिंदुज़म। ये आपके 2008 में हाई कोर्ट, मेरे को याद नहीं है जिला, मुझे स्टेट तो याद नहीं है, लेकिन किसी हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है ये, जिसने कहा था हिंदुज़म कोई रिलीजन नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति में उन्हीं को कोट किया। तो मतलब सिंपली मेरा नहीं, इसमें बहुत छोटा सा रह गया है। तो मैं तो इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा।
मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसलिए आप इसे एक्सेप्ट। हाँ, अगर इससे अच्छी आइडियोलॉजी होगी तो मैं मानता हूँ वो हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, खत्म होगी बात, मतलब वो हिंदुज्म का पार्ट बन जाएगी। हम तो समंदर हैं, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है ये। हम समंदर हैं, आप आए जाएं, जहाँ की सरिता आएगी वो हमें समा जाएगी, बात खत्म होगी। जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है सबके बाद, भूल गया, कोई बात नहीं। वो आ जाता है। हाँ, तो सोसाइटी जो होती है, जो क्वेश्चन था वो ये है कि अभी जैसे आपने आस्तिक नास्तिक का पॉइंट दिया, आप बेहतर जानते हैं कि जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है आस्तिक नास्तिक का, वो वेदों की अथॉरिटी के ऊपर है, ना कि बिलीफ ऑन गॉड के ऊपर है। हाँ तो नहीं, बिलीफ ऑन गॉड पर है ना, वेदों की अथॉरिटी के ऊपर है। जो वेदास को बिलीव नहीं करते, वेदास कहाँ से आए? वो अल्टीमेटली हम वहाँ वेदा ले को जा क्यों रहे नहीं हैं मान ना, रहे? from the नहीं नहीं, God, वेदा को मान क्यों नहीं रहे हो? the words of the God ना। क्या क्यों नहीं मान रहे वेद को? दलील क्या है? बाय द गॉड। दलील क्या है गॉड नहीं मानने की? वही है अल्टीमेटली गॉड। पीछे आ गए ना वापस आप भाई। अल्टीमेटली आप वैसे टच कर। नहीं 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 नहीं, क्या नहीं मानते वेद को? लाइक एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट वर्ड्स ऑफ द गॉड ना। किसके वर्ड्स? गॉड के वर्ड्स। हाँ, मतलब गॉड पे बिलीव नहीं रखते हो। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, नास्तिक होने का मतलब ही है ईश्वर सत्ता को ना मानना है। मैंने हिंदी में कहा था थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल में यही इसका अर्थ है। या सत्ता आप क्या ले रहे हो? ईश्वर है, सत्ता मतलब ऐसा कोई तख्त लगा के नहीं बैठा हुआ गॉड कहीं। पहली बात तो इस पे बहस होगी कि गॉड या गॉड्स। सर, हिंदुइज्म तो गॉड्स की नहीं, पैंथीज्म है ना। हाँ, उसको ऐसे ना बोल दें, बस ऐसे ही है पैंथेइज्म। उसको समझना पड़ेगा आपको, पैंथीज्म उसको समझना पड़ेगा, उस दर्शन को आपको समझना पड़ेगा। वो ये मानते हैं कि चूंकि ईश्वर असीमित है, इसलिए उसका अब ओमनीपोटेंट कैसे होगा वो? मुझे बताएं, मेरा एक मित्र है हिमांशु भाई, वो बहुत बढ़िया तरीके से ओमनीपोटेंट को समझाते हैं। कभी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, आप उनको मतलब कभी वक्त दें, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा देंगे। उन्होंने जो चीज़ एक्सप्लेन की वो मुझे बिल्कुल मिन्न उतर गई। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली। अब लोग ये ले लेते हैं सर्वशक्तिशाली का मतलब हो गया कि वो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो वो नहीं कर सकता। लोग ऐसा ले लेते हैं इसका मतलब, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी के इन्फ्लुएंस्ड में है। वेस्टर्न फिलॉसफी मतलब आपका अपना प्लेटो और एरिस्टोटल। हाँ, प्लूटो नहीं, प्लेटो, प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुकरात, सोक्रेटिस, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मानते हुए लोगों ने उन्हीं की दी हुई डेफिनेशन मान ली। असल में यहाँ ऐसा नहीं है। वो मुझे बताते हैं कि ओमनीपोटेंट होने का मतलब क्या है। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, सब कुछ करने में सक्षम नहीं है। इसका अर्थ होता है कि जिसको किसी कार्य को करने के लिए द्वारा ना लेना पड़े। उदाहरण के लिए, आप जब यहां तक आए तो आपको अपने पैरों का सहारा लेना पड़ा। आप कुछ भी काम करते हैं तो आप आश्रित हैं, वो आश्रित नहीं है। ये जो लॉजिकली बात पूरी नहीं हुई। इसी में भी, हाँ, इसमें भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तमाम चीजें आपको। वो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो अब पहले तो जो किसी पर निर्भर नहीं है करने के लिए कुछ भी, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। दूसरा, उसने निर्धारित कर दिया कि ऐसा ही करना है। प्रेमिस क्या है कि अब देखें ना, लोग बोलते हैं कि क्या गॉड वो पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके? गौर करें इस बात में। तो उसका प्रेमिस ही गलत हो गया ना। अब प्रेमिस गलत हो गया ना, क्योंकि वो गॉड है, वो सब कुछ कर सकता है ना। तो वो फिर वो ऐसा कुछ, तो फिर इसको हम बहस में नहीं लाएंगे। लॉजिक का एक रूल समझिए आप, कि जो प्रेमिस रखा जाता है वो प्रेमिस टूटना नहीं चाहिए। लॉजिकली पॉसिबल होना। हाँ, वो लॉजिकली पॉसिबल होना चाहिए। तो यहां पर नहीं, खाली लॉजिक नहीं, गॉड तो बियॉन्ड लॉजिक होता है ना। जहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ ले, हिंदुइज्म का गॉड तो जो लॉजिकली पॉसिबल है वो सारी चीज करने में सक्षम है, ऐसा? हाँ, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते लॉजिकली इसी को ओमनीपोटेंट कहा गया कि जो लॉजिकली अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि जो मंतक में बात फिट होती है। इमेजिनेशन क्या है? बेस लॉजिकल देन वो फिर लाइक इमेजिनेशन क्या है? कल्पनाएं क्या है, मुझे समझाएं। कल्पनाएं अपने आप में एक दुनिया है, बिल्कुल। इसको तो मानते हो ना आप लोग। कल्पना जब मैं कोई करता हूँ
तो उसके बेस क्या होते हैं जो मैं जानता हूँ। आकार मैंने देखे हैं, मैंने स्क्वायर देखा है, मैंने ट्रायंगल देखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे हैं, सर्कल देखा है। इन्हीं सब का यूज़ करके मैं एक खाका तैयार करता हूँ। हाँ, तो नॉलेज इज लर्न्ड, मतलब जो नॉलेज होता है वो सीखा जाता है ना कि बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इनेट नहीं होगा क्या? इनेट नॉलेज समटाइम्स कुछ चीज़ों के लिए तो नॉलेज इनेट है। जैसे बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है कि माँ के पिस्तान को तूने खींचना है दूध पीते वक्त, उसे जो सक्शन होता है ना, सक्शन नहीं सिखाना पड़ता उसे कि आपको सक्शन करना है। आपको याद है कि आपको किसने बताया था? नहीं याद आपको। तो इनेट नॉलेज एग्जिस्ट, ये हाँ, इसको हम इनेट ही मानना पड़ेगा, जिसको लोग सबकॉन्शियस पावर बोल देते हैं, यानी कि मतलब उसके ये डीएनए में है कि ऐसा करना है। बहरहाल यहाँ पर बच्चे को कोई नहीं बताता आकर के कि तुमने गाय के बछड़े को आपने देखा होगा, वो थन को जाके सक करता है, उसे किसने बताया सक करना है, सॉलो करना है, निगलना है। निगलना कौन सिखाता है? तो इस चीज़ को इनेट लेना पड़ता है आपको। कुछ नॉलेज का पार्ट इनेट है और कुछ नॉलेज का पार्ट ऐसा भी होता है जो आपको लर्न करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर हम इंसानों की बात करें तो आपके पास ज़्यादातर चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ती हैं। इंसान क्योंकि जाहिर बात है बहुत ज़्यादा ही आगे आ गया है, जानवरों को नहीं सीखना पड़ता। आप कुत्ते के 2 महीने के बच्चे को पानी में फेंक दें, वो तैरेगा। अपने बच्चे को फेंके, फिर लाश ले जाएं उसकी। आप मेरी बात समझें। सेम, और किसी जानवर की बात कर लें आप, 4 पाए की, आप उसको फेंके, वो तैरेगा। बहुत सी चीज़ें जो हमको सीखनी पड़ती है बाकायदा। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते कुत्तों के, कोई स्कूल्स नहीं होते चिड़ियाओं के। आपने वो देखी कभी, वो उल्टा जो घोंसला बनाती है, शायद हमिंग बर्ड है वो, हाँ, जो पेड़ पे उल्टा घोंसला, कुओं पे भी बना के रखती है उल्टा घोंसला, है ना। अब बताएं मुझे, इंजीनियरिंग है वो सर, बिल्कुल। क्या बारीकी से उसके धागे बुने जाते हैं। ये तो बाकायदा स्केल से मीजर करके सीखा जाने वाली चीज़ है। और चिड़िया, हमिंग बर्ड है कि नहीं, बट हाँ एक्चुअली बर्ड, हाँ वो हमिंग बर्ड है कि नहीं मैं तो श्योर नहीं। उसका वो बनाता है तापमान, हाँ सर, ये कितनी बड़ी बात है। सांप जो है जब अंडे देता है अपने, हाँ कोबरा, तो वो उस भूसे का ढेर या घास का ढेर जो इकट्ठा करता है, वो उसकी उतनी ही मिकदार लेता है जितना उसके अंडों को सेकने के लिए तापमान मिलना चाहिए। नहीं आई समझ में? उतना ही तापमान वो वहाँ पर बनाता है। हालांकि हम जानते हैं कि सांप की जो बुद्धि का आकार है, जो उसका ब्रेन का जो साइज है, वो मटर के दाने से भी छोटा होता है। अब आप सोचें, उसके अंदर इतनी, मतलब ये इनेट ही मानोगे ना इसको। तो इंसान के पास में इनेट कम है और लर्न ज़्यादा करता है इंसान, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात करूँ, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस साइंस हमने एविडेंसेस देखे, तो हम जितना पीछे जाते जाते हमें पता चलता है कि सोसाइटी एक अंडर डेवलप्ड फेज में थी जहाँ पे गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस कंडीशन में जो हिंदुज़म है वो किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे हमें जो सोर्सेज मिलते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो मिलते हैं, और जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका कोई भी वर्णन नहीं है कहाँ पे हमारे हिंदुइज्म टेक्स्ट में। मसलन डायनासोरस वगैरह हो गए, और जो लाइफ का जो स्टार्टिंग हो गया, अगर गॉड था उसने ऐसा स्टार्टिंग किया तो उसका कुछ तो वेदों में वर्णन होना चाहिए था ना, जैसे डायनासोर्स वगैरह हो गए, और हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो हिंदुइज्म यहाँ शांत क्यों है? या फिर जो वेदास, फॉसिल्स मिल रहे हैं। हाँ, फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो लाइक इस चीज़ का कहीं भी हमें उस एनिमल का या फिर उस जो भी वो जीव था, एरा को लेके आप शायद इसमें फंसे हुए हैं आप। बिल्कुल। क्या तो गॉड क्या आफ्टर जब ह्यूमन डेवलप हुआ तब आया? ऐसा कि 10,000 साल पहले गॉड आए, हाँ, ऐसा मान लें। क्वेश्चन, हाँ ये मतलब अच्छा चलिए सर, ठीक है। मतलब आप मानते हैं कि साइंस कंप्लीट है? पहले इसका जवाब दे दें ना। बहुत ज़्यादा लोग फूल्स हैं, चलें, बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मतलब अभी साइंस में हम बात करें, शुभम भाई मैं बताऊँ आपको एक बात ना, सोलवी नहीं, हाँ, आइजैक न्यूटन तक, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन तक स्टैटिक था यूनिवर्स। वो बाकायदा इस बात पे बिलीव करते थे कि स्टैटिक है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि नहीं, ये डायनेमिक है। स्टैटिक मतलब जो भी आपको कुछ दिख रहा है ना, स्पेस, ये एक जगह पे ठहरा हुआ है, ये यहीं रहता है और यहीं हमेशा से है। ऐसा बिलीफ फिजिसिस्ट का था सर, आम जनता का नहीं।
फिजिसिस्ट का था ये, भौतिक शास्त्रियों का। अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, फिर उन्होंने आके इसको एक्सप्लेन किया। बहरहाल हम उस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि साइंस इवॉल्व हो रहा है, चीज़ें समझ रहा है। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, इतना पीछे नहीं जाऊँगा मैं। अभी कुछ साल पहले तक यही लोग हमें बताते रहे हैं कि बाकायदा जो ह्यूमन यानी होमोसेपियंस की मैं बात करूँ, ये 50,000 वर्ष पूर्व इवॉल्व हुआ, होकर के धीरे धीरे इस रूप में आना चालू हुआ। अभी आप अपने फ़ोन पर डालें कि सबसे पहला ह्यूमन इनको कब मिला है, होमोसेपियंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज यहाँ मौजूद है ना, होमोसेपियंस सेपियंस, होमोसेपियंस भी नहीं, होमोसेपियंस सेपियंस, तो आपको अभी डेट दे देगा वो 1,98,000 साल, क्योंकि खुदाई चल रही है। फॉसिल हर चीज़ का परमानेंट बने ही बने ये कंपलसरी नहीं है, ये भी याद रखें। फॉसिल एक कंडीशन में क्रिएट होता है, जो फॉसिल बनते हैं ना वो एक कंडीशन होती है, सरकमस्टेंसेस होते हैं जिनमें वो फॉसिल क्रिएट होता है। फॉसिल लोग सोच लेते हैं हड्डी मिल जाती है, हड्डी नहीं होती फॉसिल। फॉसिल किसी चट्टान में उस जीव की हूबहू शक्ल बन गई और किसी खास कंडीशन के कारण प्रिजर्व हो गया, वो फॉसिल हो गया। फिर आज हम खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से हमें मिल जाता है सेडिमेंट्री कंडीशंस, हाँ सेडिमेंट्री कंडीशंस, और उसमें हम फिर चेक करते हैं कि इसकी डेटिंग करके कि ये कितने टाइम पुराना है। इसमें जो कार्बन के मटेरियल्स हैं, कार्बन 14 मेथड है, उससे अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कितना पुराना है। बहरहाल ये भी बहस का हमारा इशू नहीं है। सवाल इनका ये है कि पीछे जब हम चेक करते हैं कि डायनासोरस वगैरह हमें मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही, तो इन जीवों का वर्णन क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। मैं आपको हवाला दे देता हूँ, देखें आज आप मुझसे नई बात लेके जाएँ। हाँ आप लेके जाएंगे। हाँ, आपको पुस्तकों में से जीव मिलेंगे जो बाकायदा, जैसे रूरू, ठीक, अब नहीं मिलता। क्या है? अब जीव एक इतना बड़ा पक्षी जिसकी पूंछ है, उल्लू की तरह मुंह है बाकायदा, और उसकी रीढ़ कितनी सख्त है। कौन से जीव से सिमिलैरिटी खा रहा है? किसी ना किसी। रूरू आपको मिल जाएगा किसी भी भागवत ग्रंथ, कोई भी आप उठा लें, आपको इजीली मिल जाएगा उसमें। यानी आप ये पढ़ लें, सुख सागर ही पढ़ लें, चले, संस्कृत तो पढ़ ही लीजिएगा। आप ट्रांसलेशन पर रिलाई नहीं कर पा रहे तो संस्कृत तो पढ़ ही लीजिए। तो इस तरीके के जीव का वर्णन तो अलग अलग माइथोलॉजीज एंड रिलीजियस तो हाँ, तो आपने सही कहा ना, मतलब ये गॉड उससे पुराना हो गया। यही तो मैं यही मैं आना चाह रहा था। अच्छा वो ले आए, अच्छा वो मुझे ले आए, खुद ही लेकर आ गए। मैं यही आना चाह, मैं चाइना जा रहा था थोड़ी देर पहले अभी ना, कि चाइना में पता नहीं कब से ड्रैगन का वो दिया जा रहा है, और मिथ है वो, ऐसा दुनिया मानती है कि मिथ है। और ड्रैगन को अगर आज आप देखें ना तो वो उड़ने वाले डायनासोरस की तरह ही लगता है। और अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मेरे को सच पता है, मे बी पॉसिबल ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं झूठ हो, मे बी पॉसिबल सब कुछ ही झूठ हो, आप सब मेरे लिए झूठ है। अब वो तो फिर अलग नहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना। अब ऐसा पॉसिबिलिटी तो हम किस चीज़ की नहीं ले सकते। हाँ, तो मतलब तो फिर तो वही, इसीलिए उतनी जितनी जगह आप लोग मेरे लिए झूठ है ना, उतनी जगह इनके सवाल में जो वहाँ पर आया था ना कि गॉड का 10,000 साल, उतनी पॉसिबिलिटी आप ले लें। ठीक है ना, तो भाई क्या बुराई है उसमें। तो इस चीज़ में आप ये कह रहे हो कि उस टाइम का जो डायनासोर्स वगैरह, और आप अब देखिए मेरे से आप नहीं, मैं एक चीज़ क्लियर, एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर, बात आप सवाल बनाएं उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सब नहीं, मैंने खुद जाके फॉसिल्स नहीं देखे, मैंने इन किताबों को पढ़ लिया, मेरे पास है ही, मेरी बात समझिएगा गौर से, लेकिन मैंने खुद तो फॉसिल नहीं देखे। दूसरा, मैं ये कैसे मान लूँ, अच्छा ये भी मैं कैसे मान लूँ कि नहीं वो भगवान तो झूठ है, ये भी कैसे मान लिया जाए? क्या दलील है इस बात की कि भगवान झूठ है? क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कई जगह विवरण आया है कि भाई पता नहीं कैसे कैसे पक्षी, कैसे कैसे जीव, भगवान कृष्ण ने वो 2 मारे थे ना, नरका क्या थे वो, जटासुर, बकासुर। हाँ, वो ये इनके भीम को भी मिलते थे, कहाँ गए वो लोग? सब मिले हैं बकायदा उनको, हम नहीं जानते ना। मैं कह तो रहा हूँ क्या बात सच है क्या झूठ है, हमको नहीं पता, तो हमें एटलीस्ट उस बात पे रिलाई कर लेना चाहिए जो हमारे सामने है। तो आप ये कह रहे हैं को एग्जिस्ट कर रहे थे लोग, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट? हाँ, तो हो सकता है अभी विलुप्त हुए हों हाल फिलहाल में, खरीदी हूँ।
ये भी पॉसिबल है। फिर साइंस भी ऐसे क्लियर कैसे हो रहा है कि 6.5 करोड़ साल पहले ही खत्म हुआ डायनासोर। उनको नहीं मिला ना उसके आगे का, नहीं मिलने का मतलब फॉसिल नहीं बना होगा। आपसे लिखा पड़ी हुई है कि हर चीज़ की फॉसिल बनेगा ही बनेगा, मुझे बताएं हर चीज़ का फॉसिल बनेगा ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना। चले मुझे एक सवाल का और जवाब दे दें, अभी मुझे बताएं, चले इस कमरे के बाहर सब कुछ वैसे ही जैसा आप छोड़ के आए थे, क्या गारंटी है? ये फिलॉसफिकल हो गया। अरे सर तो जवाब तो देना पड़ेगा ना मुझे, नहीं। आपने भी तो मुझे फंसाया ना। हाँ तो आप जवाब भी तो ले लो। इस कमरे के बाहर सब कुछ वैसे ही जैसा आप छोड़ के आए थे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी। और बाहर है कुछ है भी, हाँ ये भी बाहर कुछ है भी, इस बात की क्या गारंटी? तब आ गया। जब वो आपके सामने हो सकता है क्रिएट होता हो गेम की तरह, हाँ। आप कैसे बोल सकते हैं सब कुछ सही है? तो मैं कह तो रहा हूँ जितनी उस बात की पॉसिबिलिटी है, मेरे लिए जो आपका सवाल था उसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी है कि गॉड 10,000 साल पहले पैदा हुआ। क्योंकि मैं क्या मानूं भाई, आपको पता नहीं कितने एविडेंस देने पड़ जाएंगे फिर तो मुझे इसमें। तो गॉड ने मतलब अब थोड़ा सा अपन इस पे आप गॉड पे आ रहे हैं। असल में मसला ये है कि आप मेरे से ये प्रूफ चाह रहे हैं कि गॉड को प्रूफ करो। ना तो फिर गॉड के प्रूफ एग्जिस्टेंस की बात है, मैं सिंपल एक तो फिर कैसे मानोगे इसको? मतलब क्या मानना चाहे, क्या सवाल क्या है, बुनियादी सवाल क्या है? तो इस हिसाब से जो अच्छा ये तो आप बिलीव करते हो ना कि जो यूनिवर्स है काफी एक्सपेंडेड है एंड हाँ, हबल ने मुझे बताया तो मैं बिलीव करता हूँ बस। हाँ तो क्या करूँ, मैं जाके देख के नहीं आया ना। तो इस तरीके से हमने किसी ये भी हमने पढ़ी है ना, तो मैंने कहा ना, मैंने पढ़ी इसको, मैंने रियलाइज किया भाई। तो अगर हम पर अरे हबल से ज्यादा मेरे लिए रिलायबल क्यों है? मेरी बात समझे, मेरी 5 सेंसेस है सर तो मेरे। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात 2 मिनट अब सुन लें, अब 2 मिनट बस। ठीक है। मेरे 5 सेंसेस हैं। मेरे 5 सेंसेस से में से आँख का मैंने देखा, आँख से मैंने यकीन किया कि भाई ठीक है, सामने वाली चीज़ मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये तस्दीक हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सही पढ़ाई हो रही है मेरी, ये सब चीज़ें मैं जांच रहा हूँ, तो मैंने रिलाय कर लिया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे तो हबल ने बताया और मैं खुद हबल के पीछे गया भी नहीं था, इवन मैंने तो देखा भी नहीं कि एक्सपेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ जी है ना। हबल तो कई बार अनडाइजेस्टिव चीज़ें भी दे देता है। काफी वो बोल रहा है कि स्पेस जो एक्सपेंड कर रहा है, मानता हूँ वो सही है, मैंने नहीं कहा कि वो गलत है, लेकिन डाइजेस्ट करने में कठिन है और ये डाइजेस्ट करने में मेरे लिए आसानी है। हबल मुझसे बोल रहा है कि जो स्पेस है ना, ये लाइट की स्पीड से 72 टाइम्स, मतलब समझ लो आप अप्रोक्सीमेट मेगा पारसेक के स्पीड से दौड़ रहा है, 72 मेगा पारसेक की स्पीड से दौड़ रहा है। तो अब मुझे बताएं आप, मतलब डेटा नहीं पकड़ना है, आपने डेटा पकड़ लेनी तो आप गूगल कर लें, ऊपर नीचे होगा। मैं कोई मशीन तो हूं नहीं जो मैं चीजें याद रखूं। इतना मैं जानता हूं कि लाइट की स्पीड से तेज दौड़ रहा है, स्पेस लाइट की स्पीड से तेज एक्सपैंड कर रहा है। चले, अब हबल ने हमें बताया कि एक्सपैंड हो रहा है, फिर जो साइंटिस्ट थे उनने फिजिसिस्ट ने अंदाजा लगाया कि अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है तो वो कहीं पॉइंट से शुरू हुआ होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग ना, किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ होगा। अब उस पॉइंट पे ये सारा स्पेस का जितना भी मैटर है, क्योंकि आपने कहा मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये मैटर अभी जो है मेरे सामने ये तो इटर्नल है ना फिर, क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो ये तो इटर्नल हो गया। अब ये अगर इटर्नल है तो ये सारा मैटर जिसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, ये एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में था। इससे भी बड़ी बात, नहीं, मैं अभी माना नहीं, मेरी बात सुने, मैं हवाला दे रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात, वो इसके बाद क्या कह रहा है कि जीरो तो उसका था क्या, वॉल्यूम, और मास था इन्फिनिट। हिंदी में बता दूं, जीरो आयतन यानी शून्य आयतन के अंदर अनगिनत द्रव्यमान, अनंत द्रव्यमान, अनगिनत लेंगे उसके लिए क्योंकि द्रव्यमान है ना, हाँ, मादा मतलब मैटर, उसके अंदर सब कुछ था। तो अगर तो ये कह रहे हैं कि वो पहले रिलीज हुआ मैटर और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नया बनता गया, तो हजम होता है। जैसे बीज में से पेड़ निकलता है, फिर पेड़ अपना एनवायरनमेंट से दूसरे मैटर को लेता है, फिर मतलब लाइट को ले रहा है, फिर मैटर बना रहा है, लाइट ले रहा है, मैटर बना रहा है, ये हजम हो जाता है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती, हो सकता है सच भी हो, लेकिन हजम नहीं होती, डाइजेस्ट करना कठिन है कि सारा कुछ जीरो वॉल्यूम। अब सर चले एक और चीज ले लें, मतलब मैटर की डेफिनेशन क्या है सर, आप दें। Anything that occupies space, हाँ, हैव सम मास, यानी मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और मास भी कंटेन करेगा।
बेसिक डेफिनेशन है, आपको इजीली मिल जाएगी। यानी पदार्थ वो है जो स्पेस को भी घेरे, जगह भी घेरे और उसका एक मतलब निश्चित द्रव्यमान हो। तो सर वो जीरो वॉल्यूम है। जीरो वॉल्यूम मतलब नो स्पेस। जीरो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जब आयतन ही नहीं है, आयतन शून्य है, शून्य आयतन में पूरा मैटर, मतलब कहीं नहीं पे बहुत ज्यादा भार। हाँ चले इसको और थोड़ा आसान कर देते हैं लोगों के लिए। शून्य में, शून्य आयतन के अंदर पूरा मैटर है। इसका मतलब मैटर जगह नहीं घेर रहा। वायलेशन हो गया ना? आई थिंक हम वापस आते हैं हमारे नहीं नहीं सर, इसको रुक जाए अभी 2 मिनट। नहीं इसको और लोगों के लिए क्लियर होने दें। अच्छा, लोगों के लिए क्लियर होने दें। हाँ क्योंकि मैंने फिर आपसे तो मेरी पहले भी इस पर बात बहुत हो चुकी है। नहीं, वो आप मुझसे सवाल पूछेगा, पहले इसको क्लियर होने दें। नहीं इसकी फिर आना है। अब मुझे इस बात को जो कि मेरे मंतक में नहीं बैठ रही, मेरे को हजम करना कितना कठिन है इसके लिए। क्योंकि आपने मुझे 6th क्लास में पढ़ा दिया था, 7th क्लास में, कि मैटर ऑक्यूपाइज मतलब स्पेस एंड कंटेन सम मास। ये आपने मुझे पढ़ा दिया था। अब मैं जब आपसे पूछता हूँ, आप बोल रहे नहीं बेटा आप ये भी मान लो। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना आप अपने आप को। तो मैं कैसे मान लूं इस बात को? दोनों में से एक तो झूठ है। दोनों में से एक बात तो झूठ है ना। अब वो बोलते हैं कि क्योंकि हमें नहीं पता तो हमें ये मानना पड़ेगा, इसीलिए वो बिग बैंग थ्योरी है, फैक्ट नहीं है सर। ना वो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो फैक्ट नहीं है बिग बैंग। इस बात को भी दिमाग में डाल लें आप। तो गॉड थ्योरी है क्या? मैं इसको बताऊंगा। नहीं मैं इस पे आऊंगा अभी, इस पे वहीं आ रहा हूं मैं। तो जब मैं अपने आसपास दुनिया को देखता हूं, मेरे आसपास की मैं दुनिया को देखता हूं, मैं उड़ते हुए परिंदों को देखता हूं, दौड़ते हुए घोड़ों को देखता हूं, जब ये सारा मैकेनिज्म मैं देखता हूं तो मेरी अकल दंग रह जाती है कि ये सारा मैकेनिज्म अपने आप कैसे बन गया, ये सब कुछ अपने आप कैसे हुआ। अगर वो बिग बैंग को मैं थोड़ी देर के लिए सही मान लूँ, वैसे कुछ हद तक मैं उसको सही मानता भी हूँ समटाइम्स, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, यानी वो आपको कन्विंस कर लेती है थ्योरी, और नहीं वो एप्लीकेबल भी हाँ एप्लीकेबल भी है। तो कुछ हद तक तो वो मतलब कुछ हद तक नहीं 90% तक सही लगती है, लेकिन वहाँ बात अटक जाती है जहाँ से पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, कि वहाँ से जब वो मादा फैलना शुरू हुआ, वहाँ से स्पेस एक्सपैंड होना चालू हुआ। अब वापस वहीं आ जाओ। मैं जब इस दुनिया को देखता हूँ, इस पूरे सिस्टम को देखता हूँ, इस निज़ाम को देखता हूँ अपने आसपास, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ कैसे अपने आप बन गई। ये सारी चीज़ें कोई करने वाला होगा ना, कोई तो करने वाला होगा। माना डिज़ाइन नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज डिजाइन्ड, मतलब कॉजेशन थ्योरी को मान रहे हैं, इसके पीछे कॉज है। यस सर, कि पीछे कोई कॉज है, उसे मैं गॉड मान लेता हूं। अब कई ये भी बोल सकते हैं कि गॉड ही क्यों है, वो गॉड के पीछे क्या कॉज? मुझे दुरुस्त लगता है। आप टॉपिक होता है, इंडिविजुअल हूं मैं इंडिविजुअल हूं। आपको मेरी बात सही लगती है आप रख लें, नहीं लगती आप फेंक दें, मैं आपको गाला नहीं पकड़ूंगा। कितना सिंपल है। मुझे सही लगता है कि यार कोई चीज है जिसने सब कुछ शुरू किया, और इसमें लाजमन है कि वो चीज शुरू से, क्योंकि नहीं तो इन्फिनिटी रिग्रेस लग जाएगा। फिर आप पूछेंगे वो चीज जिसने शुरू किया उससे पहले क्या था, उससे पीछे क्या था। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस की क्वालिटी होती है। मैथमेटिकल इक्वेशन जब भी इन्फिनिटी रिग्रेस में जाती है तो हम समझ जाते हैं कि एरर आ गया, इसमें एरर है भाई, क्योंकि इन्फिनिटी रिग्रेस लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी कोई चीज होती ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब ये कि वो डिफाइंड नहीं हुआ, अनडिफाइंड इज इन्फिनिटी। हाँ, मैथमेटिकल एरर आ रहा ना उसके अंदर कितना बड़ा, फिर उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। तो हम ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटी रिग्रेस को ना मानते हुए इक्वेशन को स्टॉप करो ना यहाँ पे, कि पीछे कोई है जो है, हमेशा से है। आपको शर्म क्यों आ रही इस बात को मानने में? चले ठीक है, और रियायत दे देता हूं मैं, वो कोई जो है वो कोई मैं भी नहीं जानता। चलो गॉड नहीं है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ पे तो राजी हो। कॉन्शियस लोग हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा हम तो राजी यहां पर आ गए कुछ पे। गॉड तो ले ही नहीं रहा मैं, गॉड नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा मैं कह रहा कुछ है। अब ये बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं था, ये मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नथिंग से बना है ये। नथिंग से समथिंग। चलें सर ये भी ले लें, नथिंग से कुछ बना है।
मैं आपको शुभम भाई कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप कुछ बना के दिखाओ। जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं मैं कैसे ये बनाऊं? हमारे हो भी सकता है ना पॉसिबल। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ, नहीं सर, पर इसमें नहीं करूँ। अभी नहीं कर पाएंगे अभी। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, हाँ, तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत लंबा टाइम लिया है। क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? हाँ, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन की उसके जरिए प्रूव हो जाता है, मैथ से प्रूव हो जाता है कि कभी Prove जीरो। x जीरो। अच्छा, शून्य कुछ नहीं होता, आपको एक बात बता दूं मैं। हाँ। शून्य का मतलब है कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। देयर इज ऑलवेज वन। बिल्कुल। वन तो लेना ही पड़ेगा। और उस वन को start आप लेते हो, राइट? हाँ, और ये भी याद रखें, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस में नहीं। ट्रू। उसे मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा, तभी तो रेप्लिका बनाएगा ना। ठीक है, ये तो बहस और तवील हो जाएगी नहीं। वो लंबा चले जाएंगे। मैं आप जो नॉलेज की बात कर रहे हो कि ये सब आपकी किताबें, अपन यहाँ से भटक गए थे बेसिकली। आपने बोला था कि ये नॉलेज आपके सामने, आपके सेंसेस थे, इनसे आपने लिया। अब मैं सीधा एपिस्टेमोलॉजी पे ही आऊँगा। तो द स्टडी ऑफ नॉलेज। यस। तो नॉलेज की स्टडी हम 5 सेंसेस के अलावा किसी सेंस से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, 5 सेंस के अलावा तो नहीं कर सकते। इन्फ्रेंस वगैरह हो सकता है कि हम उससे नहीं, assumption 5 लगा सेंस सकते को हैं। आप एक्सटेंड कर लो। हाँ, उसी को जैसे आंखों की जगह दूरबीन ले लिया, सूक्ष्मदर्शी ले लिया, अपने सेंस को एक्सटेंड कर सकते हो। वो एक्सटेंड और कयास। हाँ, इन्फ्रेंस नहीं, पर सर कयास भी इन्हीं के आधार पे किया वो है। मेमोरी के आधार पे हम नहीं, मेमोरी नहीं, खाली मेमोरी कहाँ से बनी? सेंस के अलावा कोई चीज ही नहीं है। inference होगा ना। नहीं तो सेंस ने ही तो मेमोरी दी ना, और कोई रेफरेंस दे दो मुझे। तो मेमोरी के आधार पे हमने अजम्पशन लगाया ना। मेमोरी में वो चीज कहाँ से आई? सेंसेस से। बस अल्टीमेट। बट जो मेमोरी है अल्टीमेटली वही तो इन्फ्रेंस, जो अजम्पशन है, यहाँ पे पहुंचाएगी ना। कि जैसे जंगल, मैं अभी भी वही हूँ, अजम्पशन भी आप सेंसेस के बेस पे लगाते हैं, यानी तो ये मानना पड़ेगा कि लाजमी हो जाएगा कि 5 सेंस ही हैं नहीं, फास्ट नॉलेज ऑब्टेन करने के। हाँ, तो लेकिन आपको ये भी पता है कि हर एक सेंस को मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। हाँ इजीली। हाँ, ये तो है, ठीक है, ये किया जा सकता है, ये नोट रखना है सबने। इन्होंने किया जा सकता है इस्तेमाल हाँ, किया मैंने बिल्कुल अपने इसको, मतलब कोई अपने आप नहीं हो सकता, किया जा सकता। नहीं, अपने आप भी हो सकता है बिल्कुल। जैसे कि देखिए कि मैं जा रहा हूँ रास्ते पे, मैंने अब देखिए परछाई, भूत, चुड़ैल समथिंग, हाँ, फिर जब मैंने देखा वो तो सिर्फ पत्ता था, साड़ी टंग रही थी, तो भ्रम 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 दैट इल्यूजन वो उस पर्टिकुलर क्रिएट भी किया जा सकता है और अपने आप भी हो जाता अपने है। आप होता है ना। तो वही मतलब उस सेकंड के लिए वहाँ चुड़ैल तो थी, हाँ, उस पर्टिकुलर, इसलिए मैंने सत्य वो था, वो पर सत्य वास्तविक नहीं था। वास्तविक नहीं था। ठीक है, तो वो मेरी रियलिटी में था लेकिन ट्रुथ नहीं था। हाँ सही। Clear? नहीं, नहीं, अब वो उस पे वो बहस नहीं ट्रुथ करेंगे। था लेकिन रियल नहीं था। हम उल्टा हो जाते हैं दोनों उस पर। हाँ, चलें उस पर बहस नहीं। हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, तो फिर तो जो आपने ऑप्टेन किया है, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो हम कि ये सब कुछ झूठ हो। 100% हम इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं ले सकते ना हर चीज को। बिल्कुल क्योंकि सही अब है। जो नहीं तो मैं नहीं मानता ना 100%। 26/11, अब जहाँ पे 26/11 उसके 10 हमें जो वहाँ पे नहीं नहीं, तो present था। इसका जवाब ले लो, सवाल कहाँ घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ हाँ, तो इसका जवाब ले लो ना। नहीं मानते ना 100% सच, कौन बोल रहा है? मैंने वीडियो के शुरू में कह दिया था कि जो मेरी अक्ल पे फिट नहीं होती बात, मैं नहीं मानता। और अक्ल मेरी सेंस है। अब सेंस अगर मुझे झूठा दिखाते तो मुझे आराम दे रहे ना। अब लॉजिक को मुझे सेंस स्वप्न में तो दिखाते और वो स्वप्न के अंदर सत्य होता। मैं आपको इसमें एक कथा सुनाऊं? बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगा। आप सुने? नहीं, आप सुनेंगे तो ना? हाँ, आप सुनेंगे? चले मैं कथा सुनाता हूँ आपको। कथा है राजा जनक की। महाराजा जनक एक दिन एक स्वप्न देखते हैं कि उनके राज्य में हमला हो गया। हमले में उनका पूरा राज्य खत्म हो गया। अब अपनी जान बचा करके वो भाग रहे हैं। भागते भागते नगर से निकल गए हैं और कहीं पहुंचे हैं जाकर के, कहाँ? एक किसी, समझ लें आप, कोई कुटिया के आसपास में। और कुटिया के बाहर उन्हें बहुत भूख लगी, उनका पसीना भी आ रहा है, भय भी है कि मुझे लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो वो भाग रहे हैं। वहाँ पर ठहरते हैं, उन्हें भूख लगी हुई है। तो इतने में वहाँ पर उनको पड़ी हुई एक रोटी दिखाई देती है। वो उस रोटी को उठाते हैं। रोटी को उठाने के बाद उसको खाने के लिए जाते हैं। इतने में एक चील आती है, झपटा मारती है उनके हाथ में, नोचती है और ब्लीड होना चालू होता है और चील रोटी लेके उड़ जाती है। ये स्वप्न है उनका। अब वो उसके पीछे चिल्लाते हुए आते हैं चील के कि रोको रोको, हाय मेरा राज्य लुट गया, ये मेरी आखिरी उम्मीद, रोटी लेके भी चल दी। चील दौड़ जाते हैं। जब वो चिल्ला रहे होते हैं तो इधर
इधर जहाँ सो रहे थे वहाँ पे चिल्ला रहे थे, इतने में जो द्वारपाल वगैरह थे आसपास। अच्छा मज़ेदार इसमें एक ऐड चीज़ कर दूँ कि पहले दरवाजे नहीं होते थे महलों में दरवाजे नहीं होते थे कहीं भी, तो द्वारपाल लोग सीधे अंदर आ गए कि महाराज को क्या हो गया। अब जब वो आए उन्होंने उनको हिलाया डुलाया कि महाराज का, महाराज जागे, तो महाराज एकदम चौंक गए, पसीने में तर, हाथ का दर्द भी महसूस हो रहा है। आपको पता ऐसा होता है स्वप्न में कई बार कि आप गलत सो रहे हो, आपका आड़ा टेढ़ा हो, तो स्वप्न में भी आपको दिखता है उससे रिलेटेड कुछ कि यार यहाँ कुछ हो गया। तो वो पूछे क्या हो गया, रानियाँ भी आ गई, क्या हो गया। अरे जैसे ही देखा बोले मेरा राज्य लुट गया। बोले जब उसने रानियों ने देखा घबरा गई कि इनको क्या हो गया। अब वो आसपास देख रहे हैं, उन्होंने भी कि यार तो मैं स्वप्न से उठा। लेकिन अब महाराजा जनक जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो फंस गए इस बात में कि वो तो एकदम सत्य था जो मैंने देखा, ट्रुथ था। तब वो परेशान हुए और चले गए एक ऋषि के पास। ऋषि के पास जाकर के बैठे, उनको अपना हाल बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो बोले तुम्हारा सवाल क्या है। तो बोले क्या वो सत्य नहीं था। तो उन्होंने कहा सत्य था। सत्य क्यों नहीं था, तुम्हें अनुभूति हुई ना, बाकायदा तुम्हें हाथ में दर्द हुआ, भय हुआ, दौड़े, सब कुछ तुम्हें महसूस हुआ। सत्य वो था, लेकिन वो सत्य एक खास समय का था। यानी जैसी तुम्हारी आंख खुली वो सत्य वहीं तक था, और जो तुम अभी देख रहे हो ये भी सब सत्य है। इसके बाद कुछ और सत्य होगा। वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया क्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका अष्टावक्र थे। हाँ, ऋषि अष्टावक्र थे ये, जिनसे ये चर्चा हुई उनकी। तो अब आप सोचें जरा कौन सा सत्य है। तो रियलिटी इज इंडिविजुअल परसेप्शन। सत्य सर, हाँ, हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग है ना। हाँ, हमारे यहाँ पूर्व में उसे सत्य मानते हैं, और वास्तविकता सबके लिए अल्टीमेट होती है हमारे हिसाब से। और सत्य व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक व्यक्ति का सत्य अलग है। ट्रुथ इज अल्टीमेट, रियलिटी इज परसेप्शन। हाँ, वो आप लोग मानते होंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी के लोग, हम नहीं मानते। नहीं, पर मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है भाई, क्योंकि मैं तो इनसे ही पढ़ता हूँ, मैं नहीं जाता। बेसिकली एक हार्ड सब्सटेंस होता है ट्रुथ, और ऐसा माना जाता है ना, ये भी तो माना ही जाता है ना। और जो रियलिटी है इंडिविजुअल अच्छा, परसीव्ड होती है चलें। सेंसेस। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रियल है वो रियल है, वो चेंज नहीं होगा। मैंने कहा जो रियलिटी है ये इंडिविजुअल जो, हाँ, जो रियल है वो रियल है ना, सत्य के पीछे एक रियल होता है, आप ये मान रहे हैं। बेसिकली जो ट्रुथ है। नहीं तो मैं भी तो यही कह रहा था अभी। देखो मैं तत्काल घुमा दिया। मैं कह तो रहा हूँ रियलिटी जो होती है वो पर्टिकुलर होती है। हाँ, इंडिविजुअल होती है। नहीं, पर्टिकुलर होती है। इंडिविजुअल परसेप्शन, परसेप्शनल नहीं होगी, सत्य होगा परसेप्शनल। सत्य तो अल्टीमेट है, सत्य ट्रुथ नहीं है है। वो अल्टीमेट है। रियलिटी नहीं, इस पे तो फिर चर्चा हो सकती है, पर अपन लास्ट टाइम आप खुद सोचो ना, जो उन्होंने देखा वो सत्य था कि नहीं था। अच्छा, ये सत्य इनका वो वाला सत्य ले रहे हैं ये। ओ हो, तुम मेरे ख्याल से सत्य को वो सत्य मानते हो जो बोला जाता है। सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य और सत्य, हाँ, तो सत्य और सत्य में फर्क नहीं पता ना। मैंने एक दिन शायद इसमें तुम्हें मैंने ये हवाला भी दिया था, सत्य और सत्य का। देखिए, सत्य जो है ना वो वदन से होता है, बोलने वाले सत्य को सत्य है, ये सत्य है। मैं ट्रुथ जानता हूँ, मुझे हिंदी सत्य और वास्तविकता फर्क है दोनों। सत्य बोले तो मतलब सत्य और ये जो आभास हो रहा है वो सत्य है। मैं मतलब जो मैं बता रहा हूँ ट्रुथ का डेफिनेशन, आप बताना सत्य है कि सत्य है। तो ट्रुथ है बेसिकली वो अल्टीमेट, वो वास्तविकता, परसेप्शन होते तो अलग, वास्तविकता, तो अलग अलग जो परसेप्शन है वो रियलिटी। चले एक काम करेंगे, इसमें एक बार फिर पढ़ लूंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये भी कोई संभव नहीं, मैं गलत हूँ, हो सकता है। मतलब मैं चेक कर लूँगा, हाँ मैं चेक कर लूँगा एक बार, मैं पढ़ लूँगा इस चीज़ को। बाकी मैं इस चीज़ को बेस तो मानता हूँ कि रियलिटी परसेप्शनल होती है। हाँ, और ट्रूथ अल्टीमेट होता है। ट्रूथ अल्टीमेट होता है। हाँ, ये हो सकता है। चले आगे। हम तो एपिस्टेमोलॉजी पे क्या है आपका, मतलब जो तो फिर इसके बेसिस पे तो मतलब हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं तो वैलिड नहीं हो भी सकता, ना भी हो सकता। हाँ, तो ये जैन जो संप्रदाय उसका भी तो यही मत है ना, जिसको हम वो बोलते हैं स्यादवाद। नहीं, स्यादवाद तो थोड़ा सा है, नहीं है, हाँ, हो भी सकता है, हम कह नहीं सकते।
बच गए थे असल में सियादवाद के जरिए। हाँ तो जाहिर ही बात है, जब आप इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर ना, डिप्लोमेटिक आंसर है ना ये। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कहाँ नहीं जा सकता। हाँ जाहिर ही बात है। पर गॉड को जो आप लेके चलते हैं तो उस टाइम पे गॉड का प्रूफ और डिसप्रूफ, गॉड एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, ये तो तुम जानते हो। इसलिए गॉड को ना तो प्रूफ किया जा सकता ना डिसप्रूफ किया जा सकता। अल्टीमेटली गॉड इज अ बिलीफ ना, नॉट ट्रूथ, नॉट फैक्ट, नथिंग बट अ बिलीफ। बिलीफ तो नहीं बोलूँगा मैं ना, मैं बिलीफ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि बिलीफ जो होता है, जैसे मैं कहूँ कि आई एम इन भोपाल, दैट इज आई नो, मैं भोपाल में हूँ ये मुझे पता है। अगर मैं कहूँ आई बिलीव दैट आई एम इन भोपाल, ये कौन सी बात होगी? मुझे बिलीव है कि मैं भोपाल में रहता हूँ? नहीं, मुझे पता है, मैं इतना तो मैं अपने सेंसेस के जरिए समझ पाता हूँ ना कि यार ये चले। एक और चीज़ ले लेते हैं, अच्छी बात निकल आई है एक बहुत जानदार, तो ये तो लेना पड़ेगा। देखें अब लोग बोलते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक वो दे रहा हूँ एंगल, सोचने के लिए एंगल। जाहिर बात है मेरी बात सच हो ये भी तय नहीं है ना, तो मैं उनके लिए सोचने के लिए एंगल देता हूँ। शुभम भाई एक बात सोचें, कृष्णकांत भाई आप भी सोचें कि प्रकाश की उपस्थिति किस पर निर्भर है? आंखों पर। मैं उपस्थित होने की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे अपीयर हो रहा है, यानी मुझे प्रतीत कब होता है प्रकाश? जब मेरे पास आंखें हैं। मुझे ध्वनि कब प्रतीत होती है? जब मेरे पास में कान है। सही है, इतना तो सही है ना, कोई लूप होल इसमें नहीं है। यानी मेरी आंख है तो मेरे लिए प्रकाश है, यदि मेरे पास आंख नहीं है तो मेरे पास प्रकाश नहीं है। मेरे कान हैं तो मेरे पास में ध्वनि है, यदि मेरे पास कान नहीं है तो ध्वनि भी नहीं है। मेरे पास जीवा है तो मेरे पास स्वाद है, रस को मैं स्वाद ले पाता हूँ, नहीं तो वो रस और स्वाद का कोई तर्क नहीं है। इसी तरह हो सकता है, मैं कहूँगा हो सकता है, इसमें 5 बार हो सकता लगा लें आप, कि कोई एक ऐसा सेंस है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे सेंस किया जाता है। मसलन सांप के लिए ध्वनि की कोई वैल्यू नहीं है। सांप से अगर पूछो कि आवाज़ एग्जिस्ट करती है, सांप मना कर देगा। इसका एक वीडियो और दिया है आपने, मतलब बताया है ये वाली। हाँ, पर इसको क्लियर कर देता हूँ। वो वीडियो हमने अभी रिलीज़ नहीं किया है, वो अपने पास है। तो इसी तरीके से सांप जब ध्वनि की उपस्थिति या ध्वनि के एग्जिस्टेंस पे डिनाई कर देगा कि नहीं है मेरे पास, तो